स्ट्रेंथ के बोर्ड में पावर शेयरिंग में से या तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो इन 4 क्वेश्चनों के अंदर से आएगा, क्योंकि मैंने इन 4 क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि पूरा चैप्टर इनके अंदर कवर हो रहा है, तो आपको ये सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, हाउ डिड इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। यानी मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है और इसने कैसे श्रीलंकन तमिल्स के अंदर लड़ाई की भावना जगाई। सबसे पहले समझते हैं मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा आइडिया होता है जहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, यानी जो लोग ज्यादा है पॉपुलेशन में, वो कंट्री को अपने हिसाब से चलाते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी जिनकी पॉपुलेशन कम है उन्हें इग्नोर करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका के अंदर फॉलो किस तरीके से हुआ था जिसके कारण श्रीलंकन तमिल्स को बुरा फील हुआ। सबसे पहला क्या था, 1956 के अंदर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई और जो तमिल्स की लैंग्वेज थी उसे इग्नोर किया गया। थर्ड क्या था, जो सिन्हाला के लोग थे उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करी थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या है, अगर एक तमिल का लोग है एक सिन्हाला का लोग है, और वो दोनों किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कौन कितना पढ़ा लिखा है, वहां पर डायरेक्ट सिन्हाली लोग को जॉब दे दी जाएगी। फोर्थ क्या था, जो सिन्हाली लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन और सपोर्ट दी बुद्धिज्म को, अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर भी श्रीलंकन के जो जो रिलीजन था उनको इग्नोर किया। अब ये कुछ ऐसे मेजर्स थे, ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो सिन्हाली लोगों ने लिए थे, जिसके बाद तमिल्स को ये फील हुआ कि हमारी लैंग्वेज, कल्चर और जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, हमें आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमारी खुद के कंट्री में। तो उनके अंदर लड़ाई की जो फीलिंग है, एलिनिएशन की जो फीलिंग है, वो बढ़नी शुरू हुई और जो कि लास्ट में जाकर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी। सेकेंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी हम अलग अलग तरीके से पावर को शेयर किस तरीके से करते हैं। 4 तरीके हैं पावर को शेयर करने के। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इस लेवल पर जब तीनों के पास इक्वल पावर होती है, कोई ज्यादा पावरफुल नहीं होता, कोई कम पावरफुल नहीं होता। ऑर्गन्स, जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स इक्वल इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के गवर्नमेंट के ये ऑर्गन्स होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। इनको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है, इनके पास इक्वल पावर रहेगी, ये एक दूसरे के काम को देखेंगे ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। सेकंड क्या है, वर्टिकल। इसके अंदर पावर को इस तरीके से शेयर किया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स पर शेयर की जाती है, जैसे सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये आप देख सकते हो। थर्ड क्या था, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल यानी सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी पावर देना, उनके अंदर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि उनको भी लगे भी हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजन, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पर और रिलीजन के बेस पर। जैसे इंडिया के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी जो हैं, ये ट्राइबल थे, ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको बहुत टाइम तक इग्नोर किया गया था, आज इनको स्पेशल पावर दी गई है ताकि ये भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। ऐसे ही बेल्जियम के अंदर था, बेल्जियम के अंदर क्या, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, सारी कम्युनिटीज को अलग अलग पावर दी गई ताकि सबका पार्टिसिपेशन हो और सबको लगे भी हमारी भी गवर्नमेंट सुनती है। फोर्थ क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। इसके अंदर अलग अलग, एक तो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज को भी पावर दी जाती है ताकि उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर आए। जैसे कोलिएशन गवर्नमेंट, कोलिएशन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर बनाती है। अब जितनी ज्यादा पार्टीज होंगी उतनी ज्यादा पार्टीज को पावर दी जाएगी। अब अगर बीजेपी होगी तो अकेली बीजेपी के पास पावर है, अगर काफी सारी पार्टीज मिलकर डिसीजन बना रही हैं तो उन सबके पास पावर है, तो वो सारे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। ये अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन बनाती है और इनको गलत लगता है तो ये धरने प्रदर्शन लगाते हैं, मूवमेंट्स करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को रोकने के लिए और चेंज करने के लिए। थर्ड क्या था, व्हाट वर द चेंजेस मेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन द कंट्री। यानी बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे ताकि उनके अंदर जो अलग अलग तरीके के लोग रहते थे उनको वो मिलजुल कर इकट्ठा रह सके। सबसे पहला क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने श्रीलंका की तरह नहीं किया था सिर्फ सिन्हाली लोगों को सारी पावर दे दी, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा था। यानी जो बेल्जियम मेड द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी उन्होंने क्या किया था, जितने डच लोग थे उनको भी इक्वल रखा था, यानी 50% 50% डच
मिनिस्टर्स थे और 50% ही फ्रेंच मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ताकि डिसीजन दोनों मिलकर बना सके। सेकंड था कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने डच लोगों की अलग गवर्नमेंट बनाई, फ्रेंच की अलग, जर्मन लोगों की अलग गवर्नमेंट बनाई, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के ऊपर खुद डिसीजन बना सके। अगर यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं होती सो ऐसा हो सकता था डच लोगों के लिए कोई फ्रेंच का लोग डिसीजन बनाए। अब डच लोगों को थोड़ी ना पता है भी फ्रेंच लोगों को क्या चाहिए, या फ्रेंच लोगों को थोड़ी ना पता है डच लोगों को किस तरीका का क्या चाहिए। सो डच लोग अपने लिए खुद डिसीजन बनाएंगे, फ्रेंच लोग अपने लिए खुद डिसीजन बनाएंगे। थर्ड क्या था, स्टेट गवर्नमेंट, सेम वही किया था, स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट बना दिया था। पहले क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंटर के ऊपर डिपेंड थी, यानी सेंटर से सारी परमिशन उसे लेनी पड़ती थी क्या काम करना है क्या नहीं। उसके बाद उसे इंडिपेंडेंट बना दिया गया, वो अपना काम खुद कर सकती थी। फोर्थ क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिसेल, ब्रिसेल के लिए एक कैपिटल गवर्नमेंट बनाई थी, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर एक अलग गवर्नमेंट है दिल्ली के लिए, वो बनाई थी। उसके अंदर भी इक्वल मिनिस्टर से 50% डच थे, 50% फ्रेंच थे। इसका रिजल्ट ये रहा, बेल्जियम क्या था, बेल्जियम ने ये डिसीजन लिया और बेल्जियम के अंदर यूनिटी बनी रही और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया गया, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर भगाया गया। फोर्थ क्या था, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, इसके दो तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। सबसे पहला क्या है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी ये क्या करती है, लड़ाई झगड़े कम करती है। पावर शेयरिंग रिड्यूस फाइट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, यानी यहाँ पर लोगों के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। जो लोग हैं वो पावर शेयर करते हैं, सबको इक्वल पावर मिलती है, तो सबको रिस्पेक्टेड फील होता है। सो जिसके कारण सबके बीच में पीस बना रहता है। मेंटेन यूनिटी, यानी एकता बनी रहती है। अगर सबको इक्वल पावर देंगे तो सब लोग इक्वली खुश रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। इट मेक पीपल फील इक्वल एंड कीप द कंट्री यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, सब लोगों को लगेगा हम बराबर हैं और हमको रिस्पेक्ट दी जा रही है, सब मिलजुल कर रहेंगे। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, अगर एक लोग को पावर दी जाए तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, जैसे सिन्हाली लोगों ने किया, उन्होंने अपने लिए सारे डिसीजन बनाए। अब यहाँ पर कोई सिर्फ एक अकेला इंसान या एक अकेला ग्रुप डिसीजन नहीं बना रहा, जिसके कारण डिक्टेटरशिप रुक सकती है। डिफरेंट ग्रुप्स डिसीजन बनाएंगे तो अलग अलग तरीके के आइडियाज आएंगे, अलग अलग तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे, ताकि कोई एक लोग या एक ग्रुप अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसे क्या कहा जाता है, सोल यानी आत्मा कहा जाता है। अगर हम कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेमोक्रेसी चलानी है तो आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी। इट गिव्स एवरी सिटीजन अ चांस टू टेक पार्ट इन मेकिंग चॉइस फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, यानी इसके अंदर जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हर एक व्यक्ति को पावर दी जाती है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। फिफ्थ क्या था, ब्रिंग स्टेबिलिटी, ये देश के अंदर शांति बनाए रखती है, एकता बनाए रखती है। कैसे, इससे लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हमारे लिए सोच रही है, तो लोग क्या करेंगे, फाइट्स नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। सो जिसके कारण गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और शांति से काम कर पाएगी लंबे समय तक। अगर गवर्नमेंट उल्टे सीधे काम करेगी, लोगों को गुस्सा आएगा, लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे नेपाल के अंदर किया था, गवर्नमेंट गिरा दी थी। अब नई गवर्नमेंट आई है, वो अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरीके से पावर शेयर करना जरूरी है। फोर्थ क्या है, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम के अंदर जो अलग अलग तरीके के लोग थे वो किस तरीके के थे। सबसे पहले थे डच स्पीकिंग, डच 59% लोग थे बेल्जियम के अंदर जो कि डच बोलते थे, और ये फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते थे। दो रीजन थे, फ्लेमिश, वलोनिया, ये कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 59% लोग रहते थे, ये डच बोलते थे, और ये 40% लोग थे, ये फ्रेंच बोलते थे। यहां पर इनकी कैपिटल थी ब्रुसेल। ब्रुसेल के अंदर क्या था, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे, और बचे कंट्री में 1% लोग क्या है, जर्मन बोलते थे। नेक्स्ट, श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, श्रीलंका के अलग अलग लोग थे। 70% जो लोग थे वो सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाली बोलते थे, यानी मेजोरिटी थी, और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। सेकंड कम्युनिटी थी तमिल स्पीकिंग, जो तमिल बोलते थे। अब ये दो तरीके के थे, पहले थे श्रीलंकन तमिल्स जो शुरू से ही श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं सेंचुरी से, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया से श्रीलंका गए थे। तीसरे क्या थे, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, ये बचे हुए 7% थे जो कि दोनों थे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स। ये इतनी कॉम्पोजिशन थी श्रीलंका की। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा।